हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज आप लोग देखने वाले हैं जो हमने कल किया था। यहाँ पर बातचीत चैप्टर को हमने पूरा अर्थ को समझा था। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें। और यहाँ पर उसके 50 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और सभी चीज़ों को समझते चलते हैं। और तो चलिए देखते हैं। और इस क्लास में आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाया गया है पूरे ऑब्जेक्टिव को। और चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, बातचीत जो है वह एक प्रकार का क्या है, बातचीत जो है वह एक प्रकार का क्या है। तो याद रखिएगा बातचीत जो है वह एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, बातचीत क्या है तो वह एक प्रकार का निबंध है। और निबंध है, और उस निबंध को लिखने वाले कौन है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसके निबंधकार यहाँ पर कौन है। तो निबंधकार है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। याद रखिए कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी उसके लेखक है। और यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ों को समझते चलते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है वह किसके लेखक है। तो जयप्रकाश नारायण जो है वह संपूर्ण क्रांति के लेखक है। मोहन राकेश जो है सिपाही की माँ चैप्टर के लेखक है। नामवर सिंह जो है वह प्रगीत और समाज चैप्टर के लेखक है। और बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह किसके है, तो वह बातचीत के लेखक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वह क्या है, तो वह एक प्रकार का ललित निबंध है। हमने ऊपर ही देखा था क्वेश्चन में है कि यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। चलिए देखते हैं हम लोग और समझते चलते हैं सभी क्वेश्चनों को। तो देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर क्या है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था तो कब हुआ था, तो वह हुआ था 23 जून 1844 को। याद रखिए कितना को, तो 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और चलिए ये 2019 में पूछा जा चुका है आईएससी साइंस में। तो चलिए सभी चीज़ों को हम लोग देखते चलते हैं। और हमारा है क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत कितने वर्ष के उपरांत, तो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। यहाँ पर यह बोला जाता है कि रॉबिन्सन क्रूसो जो एक व्यक्ति था वह 16 वर्ष की उम्र तक किसी भी इंसान को बोलते हुए या फिर उसके मुख को देखा ही नहीं था। और 16 वर्ष पर उसने एक व्यक्ति को देखा था बोलते हुए, तब उसे वाक शक्ति के बारे में मालूम चला। और यह किसके मुंह से सुना था, तो यह सुना था फ्राइडे के मुंह से। याद रखिएगा किसके मुंह से, तो फ्राइडे के मुंह से इसने सुना था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान है कहाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद जो कि अभी प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए किसके नाम से जाना जाता है, तो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी जो है यहाँ पर पूरी तरह से बातचीत चैप्टर में बातचीत की शैली के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से हमें बात करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं बात करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट को असमर्थ कितने कानों में पड़ी बात खट जाती है। कितने कानों में पड़ी बात जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खट जाती है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि जब भी हम लोग कई लोग बात कर रहे होते हैं तो हम लोग सही बात नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा लोग बात कर रहे हो तो हम लोग अपने दिल की जो बात होता है वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो वह कितने लोगों में, तो वह 4 या फिर 4 से अधिक लोगों के बातचीत में। याद रखिए 4 या फिर 4 से अधिक लोगों की बातचीत में। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर जो बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं इसमें एडिसन और बेन जॉनसन की भी चर्चा है, तो उसे भी हम लोग आगे देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह द्वितीय युग के निबंधकार है। और उनका काल अगर पूछा जाए तो वह आधुनिक काल के लेखक है। याद रखिए किस काल के, तो आधुनिक काल के वह लेखक है।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। और पूरी तरह से सभी क्वेश्चनों में आपको एक एक स्लाइड करके और एनिमेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग फील ना हो और आपको मजा आए। देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह भारतेंदु युग के निबंधकार थे, और काल अगर पूछा जाए तो वह आधुनिक काल के थे। याद रखिएगा आधुनिक काल का। और देख लीजिए यह कितना बार पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन जो है आपसे कितना बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? बालकृष्ण भट्ट जी जो है उन्हें किसने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिए किसने? तो रामचंद्र शुक्ल ने। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या होता है? वह होता है आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो वह होता है हमारा आत्मीयता। याद रखिएगा। देखिए हमारा किस प्रकार से चेंज हुआ है क्वेश्चन। और 11वां नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, और उनके माता जी का नाम पूछा जाए तो पार्वती देवी। क्या अगर उनके माता जी का नाम पूछा जाए तो वह पार्वती देवी था, और उनके पिताजी जो थे वह एक प्रकार से व्यापारी थे। याद रखिए क्या थे? तो व्यापारी थे। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह क्या है? बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, वह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है? तो एक प्रकार का ललित निबंध है। याद रखिएगा बच्चों। और यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि संयोगिता स्वयंवर जो है वह किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर जो है यह किनकी रचना है? तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, और इस परेशानी को ही झेलने के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाया गया है। और आप लोग सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है आप लोग कमेंट में लिखते चलेंगे। याद रखिएगा सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कहाँ लिखना है? तो कमेंट में आपको लिखते चलना है। तो देखिए यहाँ पर संयोगिता स्वयंवर, अगर आप लोग बालकृष्ण भट्ट सोच रहे हैं तो यह आपका आंसर गलत हो जाएगा, बल्कि वह लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। श्रीनिवास दास जी की यह रचना है। याद रखिएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो नूतन ब्रह्मचारी उन्हीं की है, 100 जान 100 जान उन्हीं की है, सद्भाव का भाव भी उन्हीं का है, लेकिन जो परीक्षा गुरु है उनका नहीं है। याद रखिए, परीक्षा गुरु जो है वह उनकी रचना नहीं है। बच्चों याद रखिएगा कि उनकी रचना कौन इसमें से नहीं है, अगर पूछा जाए तो वह हमारा हो जाएगा क्या? परीक्षा गुरु हमारा सही हो जाएगा। वह जो है उनकी रचना नहीं है, श्रीनिवास दास जी की वह रचना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? और देखिए बहुत अच्छा तरह से रीड हो रहा है इसको। और कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी की है? तो देखिए ऊपर ही जो है रेल का विकट खेल, यह हमारे बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। रेल का विकट खेल जो है यह एक प्रकार से हमारे बालकृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो उन्होंने हिंदी प्रदीप को निकाला था, हिंदी प्रदीप को निकाला था। और पूछा जाए कि उन्होंने कितने निबंध को लिखा है? तो लगभग कितने? तो 1000। याद रखिएगा लगभग उन्होंने 1000 निबंध की रचना की है। लगभग 1000 निबंध की उन्होंने रचना की है, जिसमें से 100 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा क्या है? तो 100 से भी ज़्यादा उसमें से वह महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार है? तो वह है आधुनिक काल के रचनाकार। किस काल के है? तो वह आधुनिक काल के रचनाकार है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि बातचीत जो है वह किस विधा की रचना है? बातचीत जो है वह किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है, यानी कि यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। याद रखिएगा यह एक प्रकार का ललित निबंध है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो चलिए यहीं पर हमारा क्वेश्चन आता है बोलने वाला, कि किसने किसने क्या कहा है, किसने किसने
क्या कहा है, तो इनमें दो व्यक्तियों की चर्चा होती है, जिसमें बेन जॉनसन जी जो है वह बोलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। याद रखिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन बोलते हैं कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकता है। असल बातचीत जो है वह केवल दो व्यक्तियों में ही होता है। और देखिए यहाँ पर बेन जॉनसन जी जो है वह क्या कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण और दोष का प्रकट तो होगा नहीं, मालूम ही नहीं चलेगा। तो उन्होंने भी एकदम सही बोला है और 100% सही बात बोला है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रॉबिन्सन क्रूसो, क्या है अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो वह फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। याद रखिएगा, किसी मुख से, फ्राइडे के मुख से उन्होंने एक बात सुना था। देखिए रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य के मुख को नहीं देखा था। याद रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो जो था वह 16 वर्ष के उपरांत ही मनुष्य के मुख को देखा और बातचीत करते हुए देखा था। और किसको देखा था, तो वह फ्राइडे को। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वह क्या बतलाना चाहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति देखे यहाँ पर कि बातचीत के माध्यम से क्या दिखलाना चाहेगा, बातचीत की शैली को ही दिखाना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति हो, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बातचीत की शैली। बातचीत की शैली को बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह दिखाना चाहते थे। और देखिए 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान यह एक प्रकार का उपन्यास है। इसके उपन्यासकार कौन है, 100 अजान एक सुजान के उपन्यासकार यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यह हमारे हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी। क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फंसाने वाला है। आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन है वह फंसाने वाला है, लेकिन चलिए मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, आप यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किए, तो वह किए थे 1877 में, 1877 में। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, अब उसे भी हम लोग देखते हैं कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। यहाँ पर हिंदी के एडिशन जो है निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो वह बालकृष्ण भट्ट जी कहे जाते हैं। और किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। याद रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था उन्हें। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चलाता है। बातचीत जो निबंध है उनके अनुसार जो है वह रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चलाता है, तो वह चलाता है दो हम सहेलियों की बातचीत में। दो हम सहेलियों की बातचीत में बालकृष्ण भट्ट जी कई लोगों की बातचीत के बारे में बताते हैं कि दो हम सहेलियों जब बातचीत करती है तो मानो ऐसा लगता है कि उनके बातों में रस का समुद्र उमड़ा चला है। और जब बूढ़े लोग बात करते हैं तो वह जवानी को लेकर बात करते हैं। और जब कोई जवान या फिर व्यक्ति यहाँ पर बात करता है तो वह हंसी मजाक की बात करता है। उस प्रकार से बहुत सारे बातों के बारे में वह चर्चा करते हैं। जब बुढ़िया बात करती है तो अपने घर के बारे में बात करती है। इस सभी चीज़ों को वहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। वाद विवाद संवाद क्या है, वाद विवाद संवाद जो है यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है। याद रखिए, इसे आप लोग आगे भी पढ़ेंगे कि यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। तो चलिए इसे अब हम लोग देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन अब क्या होगा, चलिए देखते हैं हमारे स्क्रीन पर। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो कि एक बातचीत करने की कला होती है जिसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं और वह जो प्रसंग है लोगों को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। याद रखिएगा, अत्यंत सुख मिलता है। और यह जो है यह यूरोप के लोगों में प्रचलित है। यूरोप के लोगों का यह एक हुनर है, बातचीत करने का हुनर है यह। याद रखिएगा, जिसे हम लोग इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को हम लोग सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए राम रमौल क्या होता है, तो 4 या फिर 4 से अधिक लोगों की बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं, राम रमौल कहते हैं। याद रखिएगा, राम रमौल। और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर उपन्यास होगा। कौन सा उपन्यास जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित ऊपर ही हमने पढ़ा था कि 100 अजान एक सुजान जो है वह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान जो है वह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का हमारा उपन्यास हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए कि अगला नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उनके पिता यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट जी जो थे वह पेशे से एक प्रकार के व्यापारी थे। याद रखिए पेशे से क्या थे, तो वह एक व्यापारी थे। क्या थे पेशे से, तो यह एक व्यापारी थे, वह बिजनेसमैन थे। देखिए एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकता है, तो ऊपर ही हमने देखा था कि एडिशन के अनुसार जो है वह बातचीत करने का उत्तम असल तरीका जो होता है वह कितने लोगों में होता है, तो 2 लोगों के बीच होता है। जैसे ही 3 होता है वह बात जो होता है बात कटना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जो होता है वह केवल फॉर्मेलिटी ही बच जाता है। याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे कैसे जो है जो हमारे अंदर जो भी कुछ जमा रहता है वो कैसे निकल जाता है, तो वह हमारे बातचीत के जरिए निकल जाता है। याद रखिएगा कैसे, तो वह बातचीत के जरिए हमारे अंदर से वह निकल पड़ता है हमारे हृदय से। और अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। किस पत्रिका का संपादन किया, तो ऊपर हमने देखा था कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। और कब किया था वो आप लोग कमेंट में लिखे, क्योंकि ऊपर ही मैंने आपको बताया है, ऊपर मैंने आपको बताया था कि कब किया। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है वह किस लेखक द्वारा रचित है। जैसा काम वैसा परिणाम जो प्रहसन है वह किसके द्वारा रचित प्रहसन है, तो यह हमारा हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा है यह जैसा काम वैसा परिणाम जो है यह बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी जो है याद रखिएगा वह जब बार बार पूछा जाता है कि वह भारतेंदु युग और आधुनिक काल के लेखक हैं, याद रखिएगा। और देखिए नाटक के प्रारंभ में होने वाले नांदी पाठ को हम लोग क्या कहते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले नांदी पाठ को हम लोग क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है, याद रखिएगा, मंगल पाठ को हम लोग नांदी पाठ कहते हैं। मंगल पाठ को हम लोग क्या कहते हैं, तो नांदी पाठ कहते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर 35 से अगर ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं तो फिर से यही क्वेश्चन जो है यह रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और आप ही समझ सकते हैं कि एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्वेश्चन हो सकता है, 35। और यहाँ पर जितने क्वेश्चन PYQ भी थे, जितने भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में पूछे हुए थे उससे भी मैंने आपको इसी के माध्यम से करा दिया है। तो चलिए देखते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।